आज सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पेक्टोरल ग्रुप की। पेक्टोरल ग्रुप के P2 की बात हम कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी में इस औषधि का अगर हम प्रयोग की बात करें तो ये तब प्रयोग किया जाता है जब पेशेंट को सर्दी खांसी जो है वो बिगड़ गई हो, कुछ ज्यादा समय हो गया हो, पेशेंट के स्प्यूटम से बदबू आ रही हो, फ्लो ओडर का गंध आ रहा हो, सीने में दर्द होता हो, सांस फूलती हो, लेकिन खांसी जो होती हो वो हल्की हो। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को एक्यूट फॉर्म में सर्दी और खांसी हुई है, मतलब हुई थी, लेकिन तब उसने उपचार के लिए या परहेज के लिए जो कंडीशन बताई गई थी चिकित्सक के द्वारा उसने ठीक से नहीं किया और उसमें लापरवाही किया और दवा लेकर के उसको तत्काल के लिए दबा दिया। इन कंडीशंस में पेशेंट को आराम तो तत्काल मिल जाता है, परंतु पूरा आराम नहीं मिलने के कारण असंतुलन जो होता है वो धीरे धीरे घर कर जाता है और एक क्रोनिक फॉर्म में आकर के जो कंडीशन जनरेट करता है क्रोनिक रूप ले लेता है। और ऐसी कंडीशन में P2 जो होता है ऐसी स्थितियों में लाभदायक होता है। इसके कारण अगर हम बात करें कि P2 की जो उपस्थिति जो पौधों की है, इसमें जो 13% के जो पौधे हैं, इसमें जो 13% के जो पौधे डले हैं उसका अहम रोल प्ले है इसमें। और इसमें एक कैंसरोसो 2 भी डलता है। P2 को कंप्लीट बनाने के लिए कैंसरोसो 2 जरूरी है। बाकी तो प्लांट्स होते हैं बट कैंसरोसो 2 मेडिसिन उसमें डलता है। कितना डलता है? 7%। ठीक है, बाकी तो P2 को आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि P2 में जो पौधे की उपस्थिति होती है उनसे जो तत्व एंजाइम्स प्राप्त होते हैं उसके द्वारा जो पूर्ति होती है उसकी कमी से पुराने व जिद्दी हो चुके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इनबैलेंस कंडीशंस के जो भी डिसऑर्डर होते हैं उस जगह पे इसका उपयोग करने से 100% रिजल्ट्स आते हैं और स्वास्थ्य तंत्र जो होता है वो सामान्य होने लगता है, जिसके कारण पेशेंट को आराम लगता है क्योंकि O2 की आपूर्ति बराबर होने लगती है। फलतः शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्वस्थता की अनुभव करती हैं और इससे पेशेंट डिजीज जो होता है वो क्योर होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से डिजीज हैं जिनका डाइल्यूशन कौन से डाइल्यूशन से हमें कलेक्ट करना चाहिए P2 का। जब भी बात होती है P2 की तो P2 के द्वारा किन डिजीज का कौन से डाइल्यूशन से स्टार्टअप लेना चाहिए और कितना ड्रॉप देना चाहिए, सभी चिकित्सकों के मन में यही ख्याल आता है कि सर हमको डिजीज बता दो, डिजीज के अकॉर्डिंग फार्मूला बता दो। भैया डिजीज के अकॉर्डिंग फार्मूला आप खुद क्यों नहीं सेलेक्ट करते? क्लासेस, इस टाइप की क्लासेस जो आपको मैं दे रहा हूं कि कौन से डिजीज से, कौन से डाइल्यूशन से, कौन से ड्रॉप के वाइज, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि हमको मालूम होना चाहिए डोजोलॉजी। तो डोजोलॉजी का कंप्लीट एक्शन प्लान ये है। अगर आपको ये आ गया तो आप डाइल्यूशन 1 to 10 पे कार्य करेंगे, नहीं आया थर्ड डाइल्यूशन बना के पोटेंसी पे कार्य करेंगे। फैसला आपका है, आपको किस में कार्य करना है कि बैक पोटेंसी बार बार खरीदना है, क्रूड बार बार खरीदना है, कि बार बार D3 डाइल्यूशन थर्ड खरीदना है, कि एक बार D3 बेस लेकर के और 2-4-5 साल के लिए डिजीज के अकॉर्डिंग हमको कार्य करना है। यह आपका फैसला है, इस पे किसी का कोई दबाव नहीं है। बट आज हम बात कर रहे हैं डिजीज के अकॉर्डिंग। तो डिजीज के अकॉर्डिंग हमको मालूम होना चाहिए कि हम किस डिजीज का काम कौन से डाइल्यूशन के द्वारा कब करते हैं बोलेंगे अगर जानना है तो द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस
विथ 38 स्पैजरिक ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल साइंस। नाम बहुत लंबा है और इसके अंदर जो ज्ञान है वो उससे भी लंबा है। ये द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा का पार्ट 2 है जिसको मैंने लिखा है। इसमें स्टेथोस्कोप कैसे वर्क करता है, लंग्स के कौन कौन से पॉइंट पे हम लगा करके स्टेथोस्कोप से कैसे साउंड सुनते हैं, उन साउंड का मीनिंग क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर मेडिसिन क्या होंगी, ये एक पॉइंट हुआ। एक पॉइंट है जिसके अंदर बीपी ऑपरेटर के जो जिसे हम स्पेगमेनोमीटर कहते हैं, उसके द्वारा हम बीपी कैसे लेते हैं। अगर बीपी हम लेते हैं उससे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर जो ड्रम है, अगर मैनुअल में बात कर रहे हैं तो उस ड्रम के अंदर मर्क्यूरी कितनी फिल होनी चाहिए। फिल इन अगर थोड़ा भी कम होगा तो उसके जो रेशियो आती है वो डिसबैलेंस आती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो भगवान मालिक है, क्योंकि किसी मशीन में ओरिजिनलिटी दिखाती है तो कंपनी भी उसमें बोलती है कि +-20, मतलब 20 में तो भैया यहाँ बीपी में बहुत फर्क पड़ जाएगा। किसी व्यक्ति का अगर 120 आ रहा था और 140 मान करके ट्रीटमेंट कर देंगे तो गलत बात है ना। तो मालूम होना चाहिए कि स्पेगमेनोमीटर जो बीपी अपरेटस होता है उसका वर्क क्या है, उसकी मैनुअल कंडीशंस क्या होती है, उसका अगर बल्ब काम नहीं कर रहा है, उसके ट्यूब में लीकेज आ गया, हम क्या करें कि तत्काल में हम बीपी ले सकें। और बीपी लेने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन दें, उसका ज्ञान हमको होना चाहिए। तो उसके अंदर जो मैंने 60 मेडिसिन को लेकर के द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा लिखा था, उसी के और ज्यादा डीप में जा करके अगर पोटेंसी दे रहे थे तो कौन सी और डायल्यूशन देंगे तो कौन सी होनी चाहिए, उसके ऊपर विशेष डिस्क्रिप्शंस डाले हैं। आप अगर चाहें तो उस पुस्तक का एमआरपी कॉस्ट जो है वो 2000 है, बट उसे आप मात्र 1650 रुपए में बुक करा सकते हैं। ये पुस्तक जो है 19 मार्च से पहला लॉट निकलना चालू हो जाएगा। पहले लॉट में 500 पुस्तकें छपेंगी, जबकि इसकी बुकिंग उससे ज्यादा हो चुकी है। दूसरी जो लॉट निकलेगी वो 31 मार्च को निकलेगी और 31 मार्च को जो लॉट निकलेगा उसमें भी 500 पुस्तकों को ही भेजना है। अगर उससे बढ़ती है बुकिंग तब तो इस पुस्तक का तीसरा लॉट छपेगा, और अगर नहीं तो इस पुस्तक को वहीं पे दी एंड कर दिया जाएगा। इस पुस्तक को फिर बाद में आप नहीं खरीद सकेंगे। तो आइए जानते हैं हम P2 के उन डायल्यूशंस के बारे में और उन डिजीज के बारे में। स्वर भंग हो जाना, एपोनिया कंडीशन कोई भी हो, अगर उसकी व्यक्ति की अगर आवाज जो है वो नहीं आ रही है या लड़खड़ा के आ रही है तो वहां पे P2 का D5 में देना उपयोगी माना जाता है। अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं, मैं लंग्स को जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, बट ये जो डिजीज के अकॉर्डिंग मिल रही है इन चीजों को आप ले लीजिएगा, क्योंकि बुक्स में आपको सारा नॉलेज मिलेगा लेकिन बोल बच्चन नहीं मिलेगा। मेरा बोल बच्चन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर वहां पे आपको देखना है और जानना है तो उसके अंदर हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से डिजीज के अकॉर्डिंग हम ले रहे थे, तो वो कौन सी परिस्थितियां थी। ब्रोंकाइटिस, मैं एक चार्ट और यहाँ पे फ्लो करता, बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए आप लोग। जैसे ही 38 मेडिसिन खत्म होगा उसके बाद मैं वो चीज को समझा दूंगा, शायद 50वीं क्लास में वो आएगी। और इसके बीच में जो क्लास में आएगी वो अगर आपने सारा चीज को समझ लिया तो ये और 2 चार्ट और हैं, उसके द्वारा आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी अपने टेबल के ऊपर रख दीजिए और काफी डिजीज के ऊपर आप खाली इसी से कंट्रोल कर लेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं निमोनिया की। अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं। अगर ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं तो ब्रोंकाइटिस जो होता है वो डीजेनरेटिव डिजीज है। कंडीशन जो है वो डीजेनरेटिव है और उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो क्रोनिक होती है। इसलिए यहाँ पे मेडिसिन के अकॉर्डिंग डीजेनरेटिव में चार्ट न्यूट्रल का बताता है D8, वहां हम D8 को लेंगे। D8 का जो डोज होगा मैक्सिमम वो 4 ड्रॉप होगा। कोशिश ये कीजिएगा 2 ड्रॉप से चालू कीजिएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना चालू हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं निमोनिया के अंदर, बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें इसे D5 में देना चाहिए।
एंजाइना, अगर चेस्ट के एंजाइना पेन या इस टाइप से कुछ हो रहा है तो वहां पे P2 को D2 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को वूपिंग कफ है तो वूपिंग कफ में इस मेडिसिन को D8 फॉर्म में देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कफ के साथ पस आना कब होता है, ज्यादातर लंग्स में चोट लगा हो या कोई ऊंड हो और वो वहां से पस के साथ कफ के साथ पस को डिस्चार्ज कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में इसे एक्यूट फॉर्म माना जाता है और ऐसी कंडीशन में डायल्यूशन थर्ड का प्रयोग करना चाहिए। डायल्यूशन थर्ड का नहीं बोल रहा हूं, डायल्यूशन थर्ड D3 जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है। अगर कंजेशन ऑफ लंग्स की बात हो रही हो, मतलब जो ब्लड का संचय होना चाहिए वो उससे रिलेटेड अगर लंग्स में बात हो रही है तो वैसे अवस्था में डायल्यूशन थर्ड का उपयोग करना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कैविटीज इन द लंग्स, कैविटीज दैट मीन्स क्या, लंग्स के अंदर कोई घाव बन गया है तो वहां पे अगर P2 मेडिसिन देना है तो D6 में देना चाहिए। ड्रॉप जो होगा 5 ड्रॉप या 3 ड्रॉप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो 3 ड्रॉप, और अगर लग रहा है कि नहीं कंडीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो वहां पे 5 ड्रॉप आप दे सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं हेमोरेजिक, अगर हेमोरेज ऑफ द लंग्स मतलब लंग्स के अंदर कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, वैसी अवस्था में मेडिसिन P2 देना उचित माना जाता है। क्रोनिक कफ अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है, और मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको कि इसको आप सीख करके कहीं भी उपयोग कर लें, इसका उपयोग अगर 43 पेटेंट बेस के साथ अगर आप करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस 4 चांद तो लगेगी ही, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर आपका नाम और आपका आयाम भी जुड़ेगा। पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन, अगर हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, पल्मोनरी वाले पोर्शन में अगर बात कर रहे हैं वहां इन्फ्लेमेशन हो तो वहां पे भी P2 D5 फॉर्म में देने से काम करता है। लेकिन अगर किसी के पास डायल्यूशन थर्ड हो तो इसको 2 बार तोड़ लेना भैया, वो D5 हो जाएगा आपका। क्रोनिक कफ में अगर किसी को खांसी आ रही है, लगातार खांसी आती है और खांसते खांसते दम फूल जाता है, खांसते खांसते दम फूलता है, ऐसे ही दम फूलता है तो नहीं, खांसते खांसते दम फूल जा रहा है, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को D8 में देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं लेरेंजियल पेन की तो इस मेडिसिन P2 को D6 फॉर्म में देना चाहिए। जो ड्रॉप होगा वो 4 ड्रॉप होना चाहिए, 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं स्वर तंत्र के घाव की, जिसको हमने लिखा है अर्जिलग्रेट, तो इस मेडिसिन को D6 फॉर्म में दीजिएगा, बट डोज जो होगा वो 3 ड्रॉप से ज्यादा ना हो। थ्री ड्रॉप से ज्यादा ना हो। किसमें किसमें? एक लैंजिगेट और दूसरा अल्सरेशन। अगर लंग्स के अंदर अल्सर है और वहां अगर मेडिसिन को हम D6 फॉर्म में दे रहे हैं, डायल्यूशन 6 फॉर्म में दे रहे हैं, तो वहां पे मेडिसिन को 3 ड्रॉप देना चाहिए। और ये 3 ड्रॉप आप मैक्सिमम 6 to 8 टाइम्स दे सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पाइथिस की, तो इसका मतलब होता है बलगमी मितली, मतलब आप उल्टी जो कर रहे हैं वो कफ वाली कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन होगी ट्यूबरकुलोसिस की। ये कंडीशन जो होगी ट्यूबरकुलोसिस की होगी। ये एक कंडीशन है वोमिटिंग विथ कफ, ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। तो यहां नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है और ये ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि डिजीज के अकॉर्डिंग वर्ड्स क्या लिखा है। अगर उन वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं मालूम तो आप डिजीज के ऊपर फाइंड नहीं कर पाएंगे कि डिजीज क्या हुआ है, और वहां पे आप मेडिसिन नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे कि हम मेडिसिन को कौन से डायल्यूशन में सेलेक्ट करें। अब बात आती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कफ, जो थक जाता है भाई।
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कफ मतलब क्या हुआ, जो कफ था वो अटक रहा है, अटक रहा है इन द सेंस गुटकने में भी परेशानी देगा। ऐसी अवस्था में इस मेडिसिन को D2 फॉर्म में देना चाहिए। मेरी क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर, और इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मैटीजी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और अंत में आप सभी की भी जय हो।